आप सबका मेरे YouTube चैनल किरण एजुकेशन बाय अलका किरण में स्वागत है। आज मैं जीव विज्ञान के NCERT का बुक चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं यानी जनन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जीवों में जनन या जनन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के अंतर्गत हम जनन की क्रिया समझाने की कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम जनन की परिभाषा। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और अपनी जाति को कायम रखते हैं। यानी जनन की परिभाषा में क्या है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और अपनी जाति को कायम रखते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम आते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन ये चारों क्रियाओं में ऊर्जा उत्पादन होती है और जीवन के लिए, जीवों के जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जनन में जीव और ऊर्जा की खपत भी करते हैं और जीने के लिए या जीवित रहने के लिए ज़रूरी भी नहीं है। फिर भी जीव जनन क्यों करते हैं? सवाल ये है, फिर भी जीव जनन क्यों करते हैं? तो जीव के जनन करने का निम्न दो कारण हैं। नंबर फर्स्ट, जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और नंबर 2 अपनी जाति को कायम रखने के लिए। जनन के दो प्रमुख ये गुण हैं जिसके कारण जीवों में जनन की क्रिया होती है। जनन के द्वारा ही जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और साथ ही अपनी जाति को कायम करते हैं। इसको इस तरह से समझें। राम, मोहन, सोहन बहुत से नाम के व्यक्ति आए और चले गए, लेकिन मनुष्य जाति तो अब तक कायम है। यानी उनकी संख्या में तो वृद्धि होती ही है, उनकी जाति भी कायम रहती है। गाय जाति, कितनी गायें आई चली गई, लेकिन गाय का जाति कायम है। तो ये किस क्रिया द्वारा है? जनन क्रिया के द्वारा। जनन क्रिया के द्वारा जीव अपनी जाति को कायम रखते हैं। तो जनन के दो प्रमुख गुण क्या हुए जिसके कारण जनन क्रिया होती है? संख्या में वृद्धि और जाति कायम रखना। अब हम अगला हेडिंग, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? यानी जनन के द्वारा क्या हूबहू जीव की रचना होती है? इसको समझने के लिए हम कोशिका की रचना समझें। तो कोशिका, ये कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम, ये हुआ आपका कोशिका, ये हुआ केंद्रक और ये केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम या इसी को हम लोग कह सकते हैं गुणसूत्र। क्रोमोसोम ही आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। क्रोमोसोम क्या है? आनुवंशिक गुणों का वाहक। क्रोमोसोम आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। यानी क्रोमोसोम के द्वारा ही माता पिता या पेरेंट्स, जनक के गुण उनके संतानों में जाते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों को संचरण करने वाला कौन है? क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम बना होता है किससे? तो डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए और प्रोटीन के मिलने से क्रोमोसोम बना होता है। तो ये दोनों क्रोमोसोम के बनाने में सहायक होते हैं। अब प्रोटीन के बनाने के लिए भी आवश्यक सूचना कौन देता है? डीएनए देता है। प्रोटीन को बनाने के लिए भी आवश्यक सूचना डीएनए देता है। अगर डीएनए सूचना देने में कुछ परिवर्तन कर दे, कुछ अंतर कर दे, तो बनने वाले प्रोटीन में अंतर हो जाता है,
जिससे जीवों की शारीरिक संरचना में अंतर हो जाता है। यहाँ विभिन्नता की प्रतिकृति, अपनी प्रतिकृति का सृजन। तो विभिन्नता कैसे आती है? डीएनए सूचना दिया प्रोटीन बनना है। प्रोटीन के बनने में अगर डीएनए द्वारा दिया गया सूचना में कुछ विभिन्नता आती है तो बनने वाला प्रोटीन में अंतर हो जाएगा। और जब प्रोटीन में अंतर होगा तो निश्चित रूप से जीवों में विभिन्नता आ जाएगी, कुछ अंतर आ जाएगा। अब इससे जीवों की शारीरिक रचना में क्या हो जाएगी? अंतर आ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं जनन। अपनी प्रतिकृति का सृजन करने के लिए जीव करते क्या हैं? तो जनन या कोशिका विभाजन। क्या होती है? कोशिका विभाजन की क्रिया होती है। अच्छा, इसको रहने देते हैं। कोशिका विभाजन यानी एक कोशिका और उसके अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के ये कोशिका में और भी रचनाएं होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है और लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, बहुत सारी रचनाएं होती हैं। केंद्रक के अलावे इसमें और भी रचनाएं होती हैं जो जीवों को सजीव की श्रेणी में यानी अनुरक्षण के काम में सहायक होती हैं। तो जीव अपनी प्रतिकृति का सृजन करने के लिए कोशिका विभाजन का काम करते हैं। कोशिका विभाजन के क्रम में सबसे पहले जीवों के क्रोमोसोम यानी केंद्रक का विभाजन होता है। यानी जीव सबसे पहले किसका बनाते हैं? डीएनए प्रतिकृति बनाते हैं। सबसे पहला काम होता है डीएनए प्रतिकृति का बनना। कोशिका विभाजन के पहले सबसे पहले क्या होती है? डीएनए प्रतिकृति का बनना। डीएनए की प्रतिकृति के साथ साथ कोशिका के जितने भी अंगक हैं उनकी भी रचना होती है। तो क्योंकि केवल डीएनए प्रतिकृति बनने से ही कोई जीव सजीव नहीं हो सकता, उनके सारे जैविक गुण नहीं हो सकते, इसलिए डीएनए प्रतिकृति के साथ साथ जीवों में जितने अंगक हैं उनका भी प्रतिकृति बनता है, उनकी भी सृजन होती है, ताकि एक कोशिका जब दो बराबर भागों में बांटे तो उनके अंदर के अंगक भी बराबर बराबर बटे, तो डीएनए प्रतिकृति बनता है। उसके साथ साथ अन्य अंगक की भी रचना होती है, जिससे जैव प्रक्रम के अनुरक्षण में सहायता मिलती है। अब इस प्रकार एक जीव दो जीवों में दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। इस तरह से बनने वाला कोशिका एक मातृ कोशिका लेकर चले तो दो संतति कोशिका बन गया। इस प्रकार बनने वाले दो संतति कोशिकाओं में ये देखने में तो समान होते हैं, लेकिन डीएनए में कुछ अंतर के चलते इनमें विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, जिससे जीवों के गुणों में बहुत अंतर आ जाता है। इस अंतर को कहते हैं विभिन्नता, और विभिन्नता जैव विकास में सहायक होता है, यानी जिससे नई जाति की विकास होती है। तो अब हम देखें कि एक जीव पूर्णतः अपनी हूबहू प्रतिकृति बना भी सकते हैं और नहीं भी। अगर डीएनए की प्रतिकृति हूबहू बन गई, रिप्लिकेशन हूबहू हो गई, तो बनने वाले जीव समान होंगे, और अगर डीएनए प्रतिकृति का सृजन में थोड़ा सा भी अंतर हो गया तो जीवों में अंतर हो जाता है। ये हुआ क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते? इसका जवाब कि हाँ, बना भी सकते हैं और नहीं भी। अब अगला पॉइंट हम देखें, विभिन्नता का महत्व। जीव में जब विभिन्नता आ गई तो उसका क्या महत्व है? तो अगला हेडिंग विभिन्नता का महत्व। विभिन्नता का महत्व दो है। किसी जाति को बनाए रखने के लिए विभिन्नता बहुत मददगार होता है और नई जाति के विकास में भी सहायक होता है। अब इसको हम उदाहरण से समझें। पृथ्वी के वातावरण में
हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं होते रहती हैं, जैसे भूकंप आता है, उल्कापिंड पृथ्वी से टकराती है, या पृथ्वी के वातावरण में बहुत गर्मी आ जाती है, या पानी का स्तर घटता बढ़ता रहता है। इन सब परिवर्तनों से जीवों को अगर जीव उस वातावरण के अनुकूल अपने को अनुकूलित नहीं करते हैं तो वो नष्ट हो जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका कारण है विभिन्नता, क्योंकि अगर जीव बनते हैं, एक जीव से दो जीव बने, उनमें थोड़ा सा भी विभिन्नता आ गया तो हो सकता है उस विषम परिस्थिति में एक जीव नष्ट हो जाएं, लेकिन दूसरे जीव उस विषम परिस्थिति के अनुकूलित हो जाते हैं और वो जीव उस वातावरण में जीवित रह जाते हैं और जनन द्वारा अपनी जाति को भी कायम रखते हैं और अपनी संख्या को भी बढ़ाते हैं। इस तरह से विभिन्नता का जीवों में बहुत महत्व है, उनकी अपनी जाति को बनाए रखने के लिए। साथ ही नई जाति जीवों में थोड़ा थोड़ा करके अंतर होते जाता है। कई पीढ़ियों के बाद नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है और जीव, तभी तो सरलतर जीवों से अब इतने जटिलतर मनुष्य जाति का विकास हुआ है। तो नई जाति के विकास में भी विभिन्नता का महत्व है। इस तरह से हम जनन के अंतर्गत देखें, जनन जीव का अपनी प्रतिकृति का सृजन, विभिन्नता का महत्व। अब हम जाने जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। तो हम बारी बारी से सबका अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम जाने अलैंगिक जनन की परिभाषा। तो अलैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें अलैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें एकल जीव भाग लेते हैं और अपनी जैसी संतान की रचना करते हैं। संतान उत्पन्न करते हैं। ये हुआ अलैंगिक जनन। कहने का मतलब अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेते हैं, यानी केवल एक जीव के द्वारा ही नए जीव की रचना होती है। तो जनन की वह विधि है जिसमें एकल जीव भाग लेते हैं और अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। एकदम अहू बहू अगर अलैंगिक जनन में कहें तो इसमें विभिन्नता ना के बराबर उत्पन्न होता है, हूबहू संतान उत्पन्न होते हैं। अब हम देखें अलैंगिक जनन की क्या विशेषताएं हैं। तो अलैंगिक जनन की विशेषताएं, नंबर फर्स्ट, एकल जीव भाग लेते हैं। एक अकेले जीव ही अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं और संतति की रचना करते हैं। नंबर 2, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता है। नंबर 3, इसमें कोशिका, जनन की क्रिया में कोशिका का विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन की कौन सी क्रिया होती है? तो कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। अब ये विभाजन की कौन सी प्रक्रिया है ये आप लोग को शायद ये भी पढ़ना नहीं है। माइटोसिस या एमाइटोसिस, माइटोसिस या एमाइटोसिस द्वारा होती है। और अगला है
जो भी संतान उत्पन्न होता है, क्योंकि एकल जीव के द्वारा संतान उत्पन्न हुआ, वह आनुवंशिक गुणों में अपने जनक के समान होता है। उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से जनक के समान होता है। नंबर 5, यह अलैंगिक जनन की जो क्रिया है निम्न श्रेणी के जीवों में होती है, यानी जो निम्नतर श्रेणी के जीव हैं, जटिल जीव नहीं हैं, निम्न श्रेणी के जीवों में होते हैं। जीवों में होता है। और अगला है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती, क्योंकि युग्मक का निर्माण नहीं होता है। जब युग्मक या गैमेट बनते ही नहीं हैं तो निषेचन की क्रिया भी नहीं होती। तो छठा और अंतिम, निषेचन की क्रिया नहीं होती है। ये हुआ अलैंगिक जनन की विशेषताएं। अब अगले वीडियो में अलैंगिक जनन के प्रकार, यानी अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं वो, और लैंगिक जनन, इसके बारे में बताएंगे। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।